नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नवनिर्वाचित सरकारों की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम ने शपथ ले ली है। आज एक भव्य समारोह में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ तमाम वीआईपी की मौजूदगी और हजारों कार्यकर्ताओं के बीच उधर भोपाल में डॉक्टर मोहन यादव ने तो रायपुर में विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इसके साथ ही दोनों राज्यों में दो दो डिप्टी सीएम ने भी शपथ ले ली। मध्य प्रदेश में जहां जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल ने डिप्टी सीएम की शपथ ली, तो उधर छत्तीसगढ़ में विजय शर्मा और अरुण साव ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। लेकिन अब सवाल यह है कि मंत्रिमंडल में आखिर होगा कौन। हम बात करेंगे कि पिछली बार सरकार में कहां से कौन कितने मंत्री थे, हम ये भी आपको डेटा दिखाएंगे, ये जानकारी भी आपको देंगे। जैसे छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा मंत्री दुर्ग में थे। दुर्ग से 6 मंत्री, मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 13 मंत्री हो सकते हैं। दुर्ग संभाग में कुल 6 मंत्री थे। इसके अलावा रायपुर संभाग में केवल 1 मंत्री, कौन? शिव डहरिया। बिलासपुर में 2 मंत्री थे और बघेल सरकार में बस्तर में 1 मंत्री थे और वो थे कवासी लखमा। हालांकि बाद में मोहन मरकाम को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था और उसके बाद फिर उन्हें आदिम जाति कल्याण मंत्रालय दिया गया था। सरगुजा संभाग से 2 मंत्री थे, जयसिंह अग्रवाल, और इसके साथ साथ डिप्टी सीएम और पहले पंचायत विभाग भी था उनके पास, टीएस सिंहदेव के पास। इसके साथ साथ स्वास्थ्य भी था, हालांकि पंचायत विभाग उन्होंने छोड़ दिया था, स्वास्थ्य विभाग उनके पास रहा था। तो ये कुल गिनती अगर आप करें 6, 1, 7, 7, 2, 9, 9, 2, 11, 1, 12 और 1 मुख्यमंत्री खुद इसमें शामिल हैं। तो कुल 13 मंत्री मुख्यमंत्री मिला के हो सकते हैं। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की कि पहले मध्य प्रदेश में कहां कितने मंत्री थे। तो सबसे ज्यादा अगर कहीं से मंत्री थे तो वो थे ग्वालियर चंबल और मालवा निमाड़ से। ग्वालियर चंबल में कुल 34 सीटें आती हैं। 34 सीटों में से 9 मंत्री शिवराज सरकार में रहे थे ग्वालियर चंबल से। इन 9 मंत्रियों में से ज्यादातर मंत्री सिंधिया समर्थक भी थे। इसके अलावा अगर आप बात करें ग्वालियर चंबल से अलग हटके मालवा निमाड़ की, तो मालवा निमाड़ से 9 मंत्री थे और जाहिर बात है 66 सीटें हैं। मालवा निमाड़ से कुल 9 मंत्री थे। उसके बाद बुंदेलखंड की अगर आप बात करेंगे तो बुंदेलखंड में कुल 5 मंत्री थे, जिनमें 3 तो सागर से ही थे। रहली, खुरई ये सीटें हैं जहां से मंत्री थे। और कुल महाकौशल की बात करें तो वहां 2 मंत्री, बघेलखंड में 4 मंत्री और भोपाल नर्मदापुरम संभाग यानी मध्य भारत में कुल 4 मंत्री। ये थे क्षेत्रीय समीकरण। इसके अलावा जातीय समीकरण भी बैठाने की कोशिश की गई थी। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुल्फिकार इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ मेहमान भी हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे। मैं पहले जुल्फिकार के पास जा रहा हूं और इसके साथ साथ संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका इस चर्चा में। पहले जुल्फिकार, मैं आपके पास आ रहा हूं। जुल्फिकार, हमने देखा बघेल सरकार में, क्योंकि अब तो सरकार बन गई, अब बारी है मंत्रिमंडल की। सबसे पहले तो मुझे यह बताइए जुल्फिकार, इन खबरों में कितनी सच्चाई है कि 16 तारीख के आसपास मंत्रिमंडल गठन हो सकता है? इसकी तैयारियां कितनी चल रही हैं, क्योंकि उड़ती उड़ती खबरें यही आ रही हैं। बिल्कुल आसिफ, जो आपके पास खबर है इसी तरीके की छत्तीसगढ़ में खबर है कि 16 तारीख को मंत्रिमंडल की शपथ ली जा सकती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है कि आखिरी पल तक पूरी गोपनीयता बरती जाती है। जैसा कि आज अगर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और जब उसकी शुरुआत हुई सुबह से, जब हम कवरेज के लिए वहां पे पहुंचे, तो ये 3 नाम जो चर्चा हो रही थी उसकी, लेकिन उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता थे वो कहने के लिए से कतरा रहे थे कि उप मुख्यमंत्री के 2 जो हैं अरुण साव और विजय शर्मा, वो भी शपथ ले सकते हैं। जैसे कि राजेश मूणत से हमारी बात हुई, पिछली सरकार में कितने गद्दार मंत्री थे वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन वो ये कहने को तैयार नहीं कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी है, उन्हें सूचना है। उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पद पर विष्णुदेव साय लेंगे। उनके मंत्रिमंडल में कौन होगा वो आखिरी में आप देखते जाइए। तो जो चर्चाएं जो चल रही थी, जो खबरें थी अपुष्ट सूत्रों से, उस आधार पर तो अरुण साव और विजय शर्मा ने ले लिया। अब मंत्रिमंडल के विस्तार की बात आती है तो मंत्रिमंडल के विस्तार न होने की वजह छत्तीसगढ़ में खासकर ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिली है, अलग अलग क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जीत कर आए हैं, चाहे सरगुजा की बात करें, बस्तर की बात करें, रायपुर की बात करें, दुर्ग की, इन तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में किसको लौट रहा हूं मैं आपके पास। अमृतांशी मेरे साथ, मेरे सहयोगी
भोपाल से हमें ज्वाइन कर रही हैं। जरा अमृतांशी के पास भी चलते हैं और उनसे पता करते हैं कि क्या मंत्रिमंडल की तैयारी है। अमृतांशी, सीएम ने मंत्री पद की शपथ ले ली, पहली बैठक भी हो गई अधिकारियों के साथ, कुछ निर्देश भी आ गए हैं, लेकिन अब सवाल उठ रहा है मंत्रिमंडल को लेकर। तो मध्य प्रदेश में पहले मालवा, निमाड़ और ग्वालियर चंबल दोनों जगहों से 18 मंत्री थे, 9 मंत्री दोनों संभागों से। इस बार क्या क्षेत्रीय समीकरण आपको समझ में आते हैं और मंत्रिमंडल की फिलहाल क्या जानकारी आपके पास मंत्रिमंडल गठन की? बिल्कुल, देखिए आसिफ, जिस तरीके से बीजेपी ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के फैसलों पर सभी को चौंका दिया है, इस बार ये साफ समझ में आ रहा है कि अब हम इस पार्टी को कम नहीं आंक सकते। ये सीक्रेसी जो है वो लगातार बरकरार रखती हैं, लेकिन इस बार मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे जो है वो आने की संभावना है। जिस तरीके से बीजेपी ने तीनों ही राज्यों में एक जातिगत संतुलन बिठाया, तीनों ही पदों में उप मुख्यमंत्री के 2 पद और मुख्यमंत्री का 1 पद, इसमें जातिगत संतुलन बिठाया है। बीजेपी भी यही कोशिश करेगी कि मंत्रिमंडल में भी वो संतुलन बरकरार रहे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कौन नए चेहरे हो सकते हैं, क्योंकि देखिए कई ऐसे विधायक हैं जो कि जो है कई बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं मिल पाई। इसी कारण से जो है ये भी संतुलन बिठाया जाएगा कि जो ऐसे विधायक हैं, चाहे महिला हो या फिर आदिवासी विधायक हो या फिर ओबीसी विधायक हो, सवर्ण चेहरों को भी जगह दी जाएगी। कहीं ना कहीं इन सभी को जो है पूरा देखा जाएगा, पूरा स्टडी किया जाएगा कि कहाँ से ऐसे कौन से विधायक हैं, उनको जो है नाम लाया जाएगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यह है सिर्फ कि 12 मंत्री मध्य प्रदेश में हारे हैं और कोई छोटे मोटे नाम नहीं थे, बड़े कद्दावर नेता सभी सब जो है। राजवर्धन सिंह दत्ती गांव है, अपने जो है क्षेत्र के महाराज माने जाते हैं। नरोत्तम मिश्रा हो गए, महेंद्र सिंह सिसोदिया हो गए। कहीं ना कहीं देखिए इनका हारना ये साफ तौर पर बता रहा है कि अब ये जो जगह खाली हुई है उन जगहों को नए चेहरों से जरूर भरा जाएगा, लेकिन इसके साथ ही साथ जो पुराने चेहरे हैं उनको काफी हद तक रिप्लेस भी कर दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने बड़े नेताओं की भूमिका भी होल्ड पर रखी हुई है। कैलाश विजयवर्गीय जो है, प्रहलाद सिंह पटेल है, शिवराज सिंह चौहान है, राकेश सिंह है, रीति पाठक है, तो कहीं ना कहीं इनको भी थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो तमाम बड़े नेता हैं इनकी भूमिका दिल्ली से तय होगी, लेकिन जो मंत्री बनाए जा रहे हैं, चाहे अगर हम बात करें किसी मान लीजिए कृष्णा गौर की अगर हम बात करें, शायद उनको जो है महिला बाल विकास जो है उस पर उसकी गद्दी पर बिठा दिया जाए। कई सालों से जो है सीएम शिवराज ही वो विभाग संभालते हुए आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखिए ये फैसले जो है वो पूरे बीजेपी संगठन लेने वाला है। बीजेपी संगठन जो भी लिस्ट तैयार करेगा वो लिस्ट जो है वो दिल्ली भेजी जाएगी। दिल्ली से अप्रूवल के बाद ही बीजेपी संगठन जो है दिल्ली से अप्रूवल के बाद यहाँ पर लिस्ट जो है वो जारी करेगा। लेकिन बेहद ही चौंकाने वाले चेहरे दोबारा से आसिफ हो सकते हैं, नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, जैसे कि पहले बार के विधायक। ठीक है अमृतांशी, लगा था कि थोड़ा चैन से सो लेंगे एक आध दिन, जब से ये चीजें चली हैं, चुनाव के नतीजे हुए या उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ, लेकिन खैर लगता है अभी लगेगा 1 हफ्ता और कि चैन से थोड़ा हम भी सो लें। खैर अमृतांशी, मैं लौटूंगा आपके पास और आलोक पौराणिक साहब है हमारे साथ। आलोक जी, आपके पास आ रहा हूं। आलोक सर, पौराणिक जो सियासत रही है उससे बिल्कुल संदीप पौराणिक साहब हमारे साथ, माफ कीजिएगा संदीप सर, मैं ये कह रहा हूं कि जो पौराणिक सियासत रही है उसमें चीजें बड़ी अलग होती थी, कुछ चीजें प्रेडिक्टेबल होती थी, कुछ अंदाजा लग जाता था। लेकिन सीएम का नाम हो, डिप्टी सीएम का नाम हो या मंत्रिमंडल में कौन क्या चेहरा होगा, कुछ तुक्का लगाएं, क्या करें सर? कुछ समझ में आ रहा है? आसिफ जी, पहले हम लोग ये अनुमान लगा लिया करते थे जैसे ही नतीजे आते थे, जो कई बार का विधायक है या हम यूं कहें कि 5 बार से ज्यादा का विधायक है, हम ये मान लिया करते थे कि ये मंत्रिमंडल में तो होगा ही। बिल्कुल। लेकिन नए दौर की बीजेपी है, नया कलेवर है, नए तरह से काम कर रही है। उसने मुख्यमंत्री के मामले में चौंकाया। उप मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं उन्हें कैबिनेट मंत्री बनना था, ये माना जा रहा था, तो उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिए। अब आपने बात कही मंत्री की, आप ये मान के चलिए कि तुक्का तो नहीं चलेगा इस बार। कारण उसका यह है कि इतने दिग्गज जी आ गए हैं आसिफ जी कि 7 तो सांसद आपने चुनाव लड़ाए, जिनमें से 2 हार गए, 5 जीत गए। दूसरी तो वरिष्ठ नेता जो कई बार से मंत्री हैं, कई बार से विधायक हैं, वो भी दावेदार हैं। और एक बड़ी फौज युवा चेहरों की है जो 50 साल के आसपास के हैं। अब हमें दूसरे तरफ से देखना होगा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, ये 50 से 57 के बीच के हैं। तो आप ये मान के चलिए जो मंत्रिमंडल बनेगा वो इसी के इर्द गिर्द होगा, ये हम कयास लगा सकते हैं। लेकिन पुराने नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को या कई बार से विधायक हैं और मंत्री हैं, वो मंत्री बन जाएंगे, ये मुझे जरूरी नहीं लग रहा है।
संदीप जी, मैं दरअसल जिस वक्त आपसे सवाल पूछने जा रहा था, तो उस वक्त मैं इधर रतलाम से लेके अलीराजपुर से लेके उधर शहडोल तक और ऊपर ग्वालियर से लेके नीचे छिंदवाड़ा तक मैं सारे नाम सोच रहा था मन में कि कौन कौन हो सकता है। इसीलिए वो संदीप की जगह आलोक निकल गया, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। संदीप जी, मैं आता हूँ आपके पास, जुल्फिकार से एक बात पता करता हूँ। जुल्फिकार, महिलाएं छत्तीसगढ़ में बड़ी आशान्वित होंगी। पिछली बार कांग्रेस सरकार में एकमात्र अनिला भेड़िया दुर्ग संभाग से मंत्री थी। इस बार महिला विधायक चुनकर आई हैं और वो जरूर चाहेंगी कि अगर विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं तो फिर हम भी युवा हैं, हम भी महिला हैं, हमें मंत्री बनाइए। सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में जिस तरीके से महिला रिजर्वेशन बिल लाया कि 33% आरक्षण देने की बात है, तो महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी तौर से चाहती होंगी कि कुछ महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो 3 महिलाएं 33% अगर आरक्षण देने की बात है और उसकी अगर पहल छत्तीसगढ़ से की जाती है तो 3 महिलाओं को बनाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी महिला मंत्री बनने की दावेदारों की संख्या जो है अगर देखें तो रेणुका सिंह, जिनका मुख्यमंत्री के तौर पर नाम उछला, और एक अंदरूनी सोर्स से एक खबर ये आई कि वो एक किसी बड़े नेता के पास पहुंची थी और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अटकलें चल रही कि सब नया चेहरा रहेगा, पुराने लोगों को जगह नहीं मिलेगी, तो उन्होंने अपनी पैरवी करते हुए कहा कि मेरा नाम केंद्रीय राज्य मंत्री रही, सांसद से इस्तीफा दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री पद से मेरे इस्तीफा होने के बाद अगर मुझे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाता तो मेरी सरगुजा में इज्जत क्या बचेगी। इस तरीके की भी बातें जो है निकल कर आ रही हैं कि लोग अपने तरफ से लॉबिंग कर रहे हैं। गोमती साय का नाम है जो सांसद हैं, तो सांसद रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गई, सांसदी से इस्तीफा दे दिया, तो उनकी भी दावेदारी की जा रही थी। आपसे हमारी जब चर्चा हो रही थी तो ये उन नामों में से थे जिनको लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं और अगर उसे मंत्रिमंडल में अगर मंत्री भी न बना जाए तो बेहद दुविधापूर्ण होगा। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी जिसने भारतीय जनता पार्टी ने ये ट्रेंड सेट किया है कि प्रेडिक्शन जो है वो करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतना अनुशासन का डंडा भारतीय जनता पार्टी के अंदर है कि अंदर जो बैठक में मौजूद व्यक्ति है वो बाहर आके कुछ भी नहीं बोलता। अंदर जो ठीक बात है जुल्फिकार, अगर गलती से सट्टा लगाने बैठ जाए तो हम तो घर गाड़ी मकान सब हरवा बैठेंगे अगर कुछ भी भरोसा अपने जताएं। गंगेश द्विवेदी जी हमें रायपुर से ज्वाइन कर रहे हैं। गंगेश जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका चर्चा में। गंगेश जी, मेरा पहला सवाल है आपसे, लता उसेंडी, रेणुका सिंह, गोमती साय, कितनी दावेदारी मजबूत मंत्री के तौर पर आपको इनकी नजर आती है? देखिए, तीनों ही काफी सीनियर लीडर हैं। रेणुका साय केंद्रीय मंत्री हैं लेकिन अभी उनका इस्तीफा हो गया। लता उसेंडी ऑलरेडी 2 बार महिला बाल विकास मंत्री रह चुकी हैं। साय भी सांसद हैं, हालांकि अभी वो मंत्री नहीं है। मुझे लगता है सबसे पहले जिस तरह से छत्तीसगढ़ का अनुभव, विधानसभा का अनुभव सबसे ज्यादा लता उसेंडी को है, तो मुझे लगता है उनको महिला बाल विकास मंत्री का पद दिया जा सकता है। और चूंकि छत्तीसगढ़ की इस बार का जो आया है आंकड़ा, उसमें 57 सीटों पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा रही, महिला वोटर्स, यानी 57 सीटों पर महिला किंग मेकर की भूमिका में थी। इस तरह से कम ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 2 महिलाओं को ये मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है। तो इस तरह से इन तीनों में से इनको रेणुका सिंह भी उम्मीद कर रही है कि उनको मिल जाए। वो तो डिप्टी सीएम की भी उम्मीद रखे बैठी थी लेकिन डिप्टी सीएम तो बन नहीं पाई, लेकिन उनको भी उम्मीद है कि इस्तीफे हो गए हैं तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होगा। अच्छा गंगेश सर, इस खबर में कितनी सच्चाई है कि मंत्रिमंडल की लिस्ट तो तैयार हो गई थी लेकिन ऐन वक्त पर आलाकमान ने उस पर रोक लगवा दी? सुना है गाड़ियां वाड़ियां धो धा के चमक कर तैयार खड़ी थी मंत्रियों को बंटने के लिए। इस खबर में कितनी सच्चाई है? निश्चित तौर पर उसमें ये बात हुई है कि आज बंद लिफाफे में मोदी जी ने ट्रांसफर किया था, उसके बाद लेकर कुछ नामों को लेकर था जिसमें हो सकता है कि चूंकि सामने भी लोकसभा चुनाव है तो इसको देखते हुए कुछ नामों को फिर से एडजस्ट करने की बात आ रही है। और मुझे लगता है कि जब क्योंकि देखिए जिस तरह जो हाल पिछली बार कांग्रेस का हुआ था, 68 सीट उनकी आ गई थी, तो सारे जो मतलब मंत्रिमंडल में तो जगह ही नहीं थी, 12 से ज्यादा मंत्री बना नहीं सकते, तो कांग्रेस ने निगम मंडल आयोग में भी देरी की। तो मुझे लगता है कुछ इस तरह का ये लोग अभी जमाने मतलब इस तरह का गड़ी जमेगा कि मंत्रिमंडल के साथ तो हो सकता है कुछ बड़े नगर निगम मंडल में भी
कुछ लोगों को एडजस्ट किया जाए। हाँ, लेकिन अगर ये होगा तो ये होगा अप्रैल मई के बाद, जहां तक मेरी समझ कहती, क्योंकि तब तक लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा के बाद ही निगम मंडल बांटे जाएंगे। तब तक लॉलीपॉप रहेगा ही कि जो मंत्रिमंडल में फिट नहीं हुए वो निगम मंडल में फिट होंगे, लेकिन उससे पहले अगर ये बांट दिए तो फिर नाराजगी कहीं शायद चुनाव में भारी पड़ जाए। मैं गंगेश जी आता हूं इस पर आपके पास। संदीप सर आपके पास आ रहा हूं। संदीप सर, पिछली बार जो हम दिखा रहे हैं अपने ग्राफिक्स में अपने दर्शकों को कि पिछली बार ज्यादातर जो मंत्रिमंडल का हिस्सा था वो या तो मालवा निमाड़ तक सीमित था या वो ग्वालियर चंबल तक सीमित था, और अगर आप एक और मिला ले संभाग बुंदेलखंड, आधा कैबिनेट करीब करीब इन्हीं तीन जगहों पर था। और उसकी वजह भी समझ में आती है कि कद्दावर नेता थे, सिंधिया समर्थक थे, तो उनको भी मौका देना था। मालवा निमाड़ में ज्यादा सीटें हैं। इस बार क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से क्या समझ में आता है आपको? मालवा निमाड़ से तो खुद सीएम हो गए हैं, तो मालवा निमाड़ का जलवा कायम रहेगा या मंत्री कुछ पद कहीं और भी शिफ्ट होंगे, विंध्य की तरफ, महाकौशल की तरफ? देखिए आसिफ जी, ये तय मान के चलिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में निमाड़ मालवा बीजेपी का गढ़ है। बिल्कुल। और बीजेपी को इस बार सफलता भी ज्यादा मिली है, लेकिन वहां से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों मालवा निमाड़ से आ गए हैं। एक उप मुख्यमंत्री विंध्य से आ गए हैं। चंबल और ग्वालियर की बात आ रही है तो वहां से विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को बनाए जाने की बात हो रही है। तो मेरा जो अपना आकलन है, अनुमान है, इस बार महाकौशल को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। उसके पीछे कारण भी है कि महाकौशल में कांग्रेस की जड़ें गहरी हैं, कमलनाथ उस इलाके से आते हैं, तो महाकौशल को तवज्जो मिलेगी। लेकिन आप चंबल और ग्वालियर को नकार नहीं सकते, आप मालवा को भी नहीं नकार सकते। ये प्रतिशत थोड़ा कम होगा पिछली बार से, ये तय है कि मालवा निमाड़ में और ग्वालियर चंबल में पिछले बार की तुलना में मंत्री कम होंगे। जैसे पिछली बार 9 मंत्री थे, तो संभव नहीं है कि इस बार 9 मंत्री होंगे, क्योंकि दीगर इलाकों से भी अच्छे चेहरे जीतकर चुनाव आए हैं। इसलिए संभावना है कि विंध्य को और महाकौशल को ज्यादा तवज्जो इस बार मिल सकती है। ठीक। और महाकौशल के लिए इसलिए भी समझ में आता है चीज कि सबसे पहले 29 सीटों में से अगर कोई एक सीट कांग्रेस के खाते में 19 में गई थी तो वो थी छिंदवाड़ा, और वो महाकौशल से ही आती है। और जब अब 23 की चुनौती निपट चुकी है, सामने 24 है, तो जाहिर है कि महाकौशल को वो प्रतिनिधित्व हमें बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है। क्यों संदीप सर? बिल्कुल सही बात है, और कारण भी है आसिफ जी। इस बार छिंदवाड़ा की 7 सीटें फिर कांग्रेस जीती है। तो आपको अगर कमलनाथ के या कांग्रेस को गढ़ को कमजोर करना है तो आप वहां ज्यादा लोगों को मौका देंगे। और आप ये भी तय मान के चलिए आसिफ जी कि महाकौशल से नए चेहरे ज्यादा आएंगे, क्योंकि जीतने वालों की संख्या भी जो महाकौशल से है वो युवा भी ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि महाकौशल से इस बार पिछले बार की तुलना में प्रतिनिधित्व तो कहीं ज्यादा मिलेगा। ठीक। जुल्फिकार, चूंकि भूपेश बघेल दुर्ग संभाग से आते थे, पाटन से आते थे, तो दुर्ग से 6 मंत्री थे, यानी करीब आधा कैबिनेट दुर्ग संभाग के आसपास का ही बना हुआ था। इस बार सीएम सरगुजा से हैं, तो सरगुजा से वो प्रतिनिधित्व बढ़ेगा क्या? और अगर ऐसा होता है तो जाहिर बात है फिर रेणुका सिंह खुश हो सकती हैं। आसिफ, आपने पुरानी बात याद दिलाई कि 2018 की स्थिति में दुर्ग से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आते थे तो उस क्षेत्र का दबदबा था। इस बार भी कुछ समीकरण जरूर बन रहे हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के पहले से मैं आपको बता दें, क्लियर पटाखे आपके पीछे फूट रहे हैं क्या? मंत्रिमंडल का गठन तो नहीं हुआ? जी, मंत्रिमंडल का गठन नहीं, शायद आसपास किसी के इधर शादी होगी, तो पीछे की आवाज आ रही, पटाखे फूट रहे हैं, या इस क्षेत्र के राजेश मूणत विधायक हैं तो उनके समर्थक पटाखे फोड़ रहे होंगे। तो हम बात कर रहे थे सरगुजा की, तो सरगुजा में जो है सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा दावेदार सरगुजा में है। अगर नाम गिनेंगे तो रामविचार नेताम कद्दावर नेता हैं, रेणुका सिंह कद्दावर नेत्री हैं, गोमती सहायक कद्दावर नेत्री हैं। तो ये 3 नाम सीधे तौर से देखें, फिर भैयालाल रजवाड़े का नाम आ जाता है जो मंत्री रह चुके हैं और बड़े नेताओं में गिनती आती। तो 4 नाम तो ये हो गए, मुख्यमंत्री खुद वहां से उस क्षेत्र से जीत कर आए हैं। तो ऐसे में अगर इनको कहीं पर एडजस्ट किया जाता है तो उस स्थिति में अगर ये चारों एडजस्ट होते हैं तो 5 मंत्री सरगुजा से बनेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी
जिस तरीके से रणनीति तैयार कर रही है जी। तो कुछ ऐसे चौंकाने वाले नाम दे सकती है। जैसे उप मुख्यमंत्री के तौर पर अगर देखें तो जो फॉर्मूला चलता था कि सीनियर हैं, 4 बार जीते हैं, 5 बार जीते हैं, उस आधार पर मंत्रिमंडल में जगह मिलती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये तमाम जो मिथक हैं वो सबको तोड़ के दरकिनार कर दिया। अगर देखें विजय शर्मा पहली बार जीते हैं, लेकिन हिंदुत्व का चेहरा है तो उसे प्रमोट करते हुए उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया। और इतने बड़े बड़े जो सीनियर कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो जो है कहीं पे भी अभी उनका कैबिनेट में बने मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे इसको लेकर कुछ भी साफ नहीं है। तो इस लिहाज से सरगुजा की प्रतिनिधित्व में जिस तरीके के समीकरण है वो ज्यादा बनते हैं। फिर उसके नहीं बाद ज्यादा दूसरा बनते हैं, बस्तर के बनते हैं। मैं जरा पता करता हूं जुल्फिकार, क्योंकि एक एंगल जो हमने दिया कि इस बार अगर मुख्यमंत्री सरगुजा से है और मुख्यमंत्री की अगर चलती है तो फिर सरगुजा से ज्यादा प्रतिनिधित्व हो सकता है। हालांकि ये बीजेपी है, कांग्रेस नहीं। भूपेश बघेल के कहने पर उनका प्रभाव चला होगा, मैं ये मान के चलता हूं, तभी 6 मंत्री दुर्ग से थे। लेकिन इस बार जब बस्तर से तीनों ही पोस्ट नहीं है, ना तो डिप्टी सीएम की ना सीएम की, सीएम आपके सरगुजा से हैं और दोनों डिप्टी सीएम आपके बिलासपुर और मध्य छत्तीसगढ़ के हैं, ऐसे में बस्तर से कितना प्रतिनिधित्व होगा? गंगेश सर आपके पास आ रहा हूं, और गंगेश सर मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि जिस बस्तर को जीतने के लिए बीजेपी ने एडी चोटी का जोर लगा दिया, डी पुरंदेश्वरी से लेकर ओम माथुर वहीं पड़े रहे, पूरी मेहनत करते रहे, खाक छानते रहे, और बस्तर ने भी पूरा साथ दिया है बीजेपी का, तो मंत्रिमंडल में बस्तर को खुश किया जा सकता है, आपको लगता है? निश्चित तौर पर देखिए ये भी प्रश्न में है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता का रास्ता बस्तर से होकर जाता है। और इस हिसाब से देखा जाए तो 2 पुराने मंत्री अभी सामने दिख रहे हैं। लता उसेंडी दिख रही हैं जो पहले रह चुकी हैं, केदार कश्यप हैं सीनियर लीडर हैं और आदिवासी का बड़ा चेहरा है उस क्षेत्र में। एक महेश वागड़ा थे, लेकिन वो चुनाव हार गए तो वो तो कट गए। लेकिन ये 2 लोगों को मुझे लगता है बस्तर से एडजस्ट किया जाएगा। वहां के करीब 11 से 12 सीटों में ये 2 लोग कम से कम मंत्रिमंडल में स्थान जरूर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है जी। और बाकी दोनों जगह के लिए, सरगुजा और मध्य के लिए? हाँ, सरगुजा में देखिए इस बार देखिए पिछली बार भी वही हुआ था कि 14 की 14 सीट कांग्रेस को आई थी, लेकिन इस बार 14 की 14 सीट भाजपा को आई है। यानी भाजपा को महत्व देने के पीछे निश्चित तौर पर सरगुजा संभाग के लोगों का ये होगा कि सीएम तो उनको मिल ही गया है। इसके अलावा अब उनको लगता है कि 1-2 लोग मंत्रिमंडल में और आ जाए। मुझे लगता नहीं ज्यादा करेंगे, क्योंकि जो तरीका है भाजपा का है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि एकदम ध्रुवीकरण हो जाएगा कि पूरे मंत्री सरगुजा से हैं। मुझे लगता है जैसे रेणुका सिंह भाई, रामविचार नेताम हो गए और ये भैयालाल राजवाड़ा अब वही बात है गंगेश सर, संदीप सर भी मैंने पूछा था कि जो हमारी पौराणिक सियासत है उसमें तो आज तक यही होता आया, हम देखते रहे थे। अब जैसे गोपाल भार्गव का नाम है मध्य प्रदेश में सागर से, तो हम ये मान के चलते हैं कि जब वो 8-9 बार के विधायक है तो मंत्रिमंडल में उन्हें होना ही चाहिए, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। आप सट्टा नहीं खेल सकते उनके नाम पे अगर बीजेपी की सरकार है। खैर, सट्टा खेलना बुरी बात है, खेलना भी नहीं चाहिए। बहुत धन्यवाद है आपका संदीप सर, गंगेश सर बहुत शुक्रिया आपका, और जुल्फिकार आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप पटाखे एंजॉय कीजिए, और हम ब्रेक यहां ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।